मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम अपने शो में मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान जो हैं उनको मदऊ करते हैं और उनकी जो ज़िंदगी की स्ट्रगल है, उनकी जो जर्नी है, वो अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रगल हमसे शेयर करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत फ़न एलिमेंट भी होता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात जो हैं वो क्या हैं और उससे क्या हम और आप जो हैं वो सीख सकते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, चूँकि आज के जो दोनों मेरे मेहमान हैं वो आज एक ख़ास मौजू पर बात करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और आज की ख़ास बात यह है कि आज इस प्रोग्राम में जो फ़न का एलिमेंट है वो बिल्कुल भी जिसे कहिए कि नहीं होगा, चूँकि बहुत ही संजीदा, बहुत ही हसास नौइयत का मौजू है। मगर ओवरऑल जो ज़बरदस्त का बुनियादी मकसद है कि लोगों तो खैर की बात जो है वो पहुँच सके, हम इंसानों के तजुर्बात को, उनके ताल्लुकात को जान सकें और उस हवाले से हम भी सीख सकें और माशरा भी और हम भी अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें। आज का प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पे वो हमने तरतीब दिया है। आपने देखा होगा कि हुमैरा असगर साहिबा का जो केस है उसने पूरे मुल्क को जिस तरह से हिला कर रख दिया, उससे बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा हुए हैं। ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, उनके काम करने के हवाले से, इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के हवाले से, और फिर माशरे का जो अमूमी रवैया है किसी भी हादसे के ऊपर, सानहे के ऊपर हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से माशरे को रिएक्ट करना चाहिए, ख़बर फ़ाइल करने के हवाले से, उस पर तबसरे के हवाले से बेशुमार सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। और उसी हवाले से हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा साहब। अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हमारे शोबे के बहुत ही ब्राइट ये नौजवान हैं, बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये काम करते हैं। थैंक यू सो मच अली, आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। और ख़ास बात ये भी है कि अली चूँकि इब्तिदा से इस केस को कवर कर रहे हैं, इसकी एक एक डिटेल से आगाह हैं, और अली वाहिद वो जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हुमैरा असगर साहिबा की फ़ैमिली को, उनके वालिद को, उनकी वालदा को इंटरव्यू किया है। तो अली से भी हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, शुमाइला बतूल साहिबा। आप लाहौर के एक मारूफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही हैं। वेलकम टू द शो शुमाइला साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। और शुमाइला चूँकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वर्किंग वूमेन भी हैं और ख़ातून भी हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इश्यूज़ को शायद ये उस पर रोशनी भी डाल सकें और बहुत सारे इश्यूज़ को ये किसी भी दूसरी शख्स से ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल में समझ सकती हैं। अगेन शुमाइला, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाइला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस केस को सरसरी देखा होगा, शायद ऐसे कम होंगे, ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने बहुत इसको बारीकी से देखा है। मगर मैं फिर भी चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने जो पूरी डिटेल से, माइन्यूट डिटेल से आगाह नहीं है, अली से हम एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लें कि हुआ क्या और आज के दिन तक जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये केस कहाँ पे खड़ा है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी अली। अच्छा शाह जी, 8 जुलाई को एक बैलफ जाता है कराची के एक अपार्टमेंट में, और बैलफ इसलिए जाता है कि वहाँ पे उस अपार्टमेंट में जो किराएदार था वो मालिक मकान को एक अरसा दराज से किराया नहीं दे पा रहा था और ना फोन उठा रहा था। तो बैलफ जाके जब उसका दरवाजा तोड़ता है तो अंदर से उन्हें एक लाश बरामद होती है जो कि काफी पुरानी थी और किसी को नहीं पता था ये कितनी पुरानी लाश है। कराची में इस नौयत का कुछ अर्सा पहले भी सीनियर अदाकारा के हवाले से आयशा खान साहिबा का मामला हुआ, तो उन्हें लगा कि शायद उसी नौयत का मामला है। और इब्तदाई तौर पे यही खबर चली कि एक खातून जो कि शोबिस से वो बसते हैं, उनकी तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पुरानी लाश मिली है। उसके फौरी बाद वहाँ पे जो उनकी बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और पोस्टमार्टम का आगाज़ होता है, और उसी लम्हे ये खबर दी जाती है कि ये कोई जो लाश है ये कोई 2-3 हफ्ते पुरानी नहीं है, ये 8-9 माह पुरानी है। और ये खबर फिर आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई कि ये चीज़ सोचना बड़ा दुश्वार था कि एक लाश 8 से 9 माह पुरानी है, एक अपार्टमेंट में पड़ी रही, उसकी कोई मतलब कि तासुरात नहीं फैले, गिरदोनवा में जो लोग थे उन्हें पता नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं लग सका। और उसके बाद उसी रात एक जो है खबर मीडिया पे चलती है कि उनके लाहिकीन ने शायद बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उससे हुआ ये कि जो भी लोग ये खबर देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि 8 से 9 माह एक खातून गायब रही, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वहाँ पे इसी हालत में पड़ी रही, उसका कोई असरात नहीं जो है माहौल में पैदा हुए, मोहल्लेदारों को नहीं पता लग सका, गिरदोनवा में नेबर्स को नहीं पता लग सका। और फिर ऊपर से जब ये पता लगा कि फैमिली ने शायद बॉडी लेने से इनकार कर दिया है, तो लोगों के खास किस्म के सेंटीमेंट्स इस केस के साथ जुड़े, इमोशंस जुड़ गए, और लोगों ने फिर फैमिली पर तनकीद शुरू की और बताया कि शायद शोबिस
शोबिस की वजह से उनकी फैमिली ने उन्हें डिसऑन किया हुआ था और वो शायद नफरतें इतनी भर चुकी थी कि उन्होंने आखिरी रसूमात अदा करने से भी इनकार कर दिया। चूंकि ये शोबिस से वो बस्ता थी, कुछ अफराद ने इनके हक में आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि अगर इनकी फैमिली इनकी आखिरी रसूमात अदा नहीं कर रही तो हम खुद कर देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके भाई जाते हैं, वहां से लाश जो है वो रिसीव करते हैं, कुछ वहां पे जो है मीडिया टॉक भी होती है और उसके बाद वो लाहौर लाके इनकी तदफीन कर देते हैं। इनके वालिदैन ने, जो इनकी फैमिली थी, उन्होंने इब्तदाई तौर पे किसी भी किस्म का मीडिया से बात करने से इनकार किया। तो चूंकि हम इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे थे तो मैंने कोशिश की कि क्योंकि इसमें बहुत सी क्यासराइयाँ हो रही थी, हमारे मीडिया की एक नेगेटिव चीज़ है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया कि अगर कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, देखना चाह रहे हैं, आपके पास खबर है या नहीं है, आप कोई भी मनगढ़ंत बात करेंगे वो लोग देखेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि उससे किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब कि अगर आप किसी के हवाले से कोई भी झूठ बांध रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ लोग आपको देखेंगे, आपको तो डॉलर्स या व्यूज आ जाएंगे, लेकिन उसके कुछ मनफी असरात भी हैं, किसी ना किसी को उसका नेगेटिव जो है वो असर भी हो रहा होगा। तो मैंने कोशिश की कि इस पूरे केस में मेरा ख्याल जो मेन कड़ी थी वो वालिदैन थी कि उनसे पूछा जाए कि क्या आपने वाकयातन लाश लेने से या मैयत लेने से इनकार किया था, या आपका या उसका कैसा रिश्ता था, क्या शोबिस की वजह से आपने उसको डिसऑन किया हुआ था। तो हमने उनकी फैमिली से राब्ता किया और कोशिश की कि उन्हें मनाया जा सके कि आप अपना मौकफ थे। फिर शादी वो हमने वो इंटरव्यू किया, अल्लाह ताला ने बड़ा खास कर्म किया कि वो शायद हमारे नसीब में लिखा हुआ था वो इंटरव्यू करना, और वो फिर इंटरव्यू पूरे पाकिस्तान में देखा गया और वो उसके बाद किसी को अभी तक उन्होंने कहा कि जो हमने बात करनी थी वो हमने कर चुके हैं, हमने इसके अलावा कोई ऐसी बात है ही नहीं कि हम उसमें क्या उसमें ऐड करेंगे। तो उन्होंने उसके बाद किसी भी शख्स को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और वो इंटरव्यू पूरे पाकिस्तान ने देखा। वहां पे बहुत सी सवालात थे जो अवामी थे वो हमने उधर किए और कुछ चीजें जो बतौर जर्नलिस्ट में खुद भी वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो है एनालाइज कर रहा था, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये तो हो गया जो खबर है, जी जी, ये आपने बहैसियत रिपोर्टर के खबर जो है वो लोगों तक पहुंचा दी। जी जी। अभी हम आपके एनालिसिस की तरफ नहीं आए हैं, ठीक है। अब इस खबर के अंदर मुझे आप सिर्फ इतना बताइएगा, चूंकि मैं लोगों को भी बताता चलूं कि हुमैरा असगर साहिबा का जो केस है इस वक्त हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि उनका इंतकाल कैसे हुआ, उनके मामलात क्या थे, कौन नाराज था, कौन खफा था, कौन नहीं था, वो क्या काम करती थी, हम बिल्कुल इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम तो उस केस से पैदा होने वाला जो एक तूफान खड़ा हुआ है और उससे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपना अपने तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक जो उसको जज कर रहे हैं, जो ख़वातीन के काम करने के हक में है वो और तरह से उसके ऊपर फैसला सादिर कर रहा है, अपनी मर्जी का उसके हवाले से खबर दे रहा है, और जो उसके मुखालिफ है वो अपनी मर्जी की खबर दे रहा है। कोई वालिदैन को मतून कर रहा है, कोई मोहतरमा के किरदार के ऊपर तनकीद कर रहा है। हम इनमें से किसी भी चीज़ पे बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये चीज़ें फ्लैश हो रही हैं, ये सोशल मीडिया पे आ रहा है, कुछ सच है कुछ झूठ है, उसके मुआशरे के ऊपर क्या असरात हैं और मुआशरे का जो प्रेशर है उसको देखने का, उसकी वजह से मीडिया जो है वो कितना इन्फ्लुएंस होता है और जो फैमिलीज हैं उन पर क्या बीतती है। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि 8 जुलाई से लेके आज तक कितनी चीज़ें ऐसी हैं इसके हवाले से, अगर 20, 25, 30 खबरें फाइल हुई हैं मुख्तलिफ, में किसी का नाम नहीं ले रहा, उसमें से कितने % दुरुस्त निकली, कितने % गलत निकली? जो मैंने फैमिली से बातचीत की और जो फैमिली ज़राए हमें बता रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगा कि इस केस को शुरू दिन से हमें एक और एंगल से दिखाया गया, और उस एंगल में हमें ये दिखाया गया कि एक खातून जो कि कराची में स्ट्रगल कर रही थी, उसको उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए डिसऑन कर दिया था कि वो शायद शोबिस को ज्वाइन करना चाहती थी, और ये 8 महीने जितने वो वहाँ पे पड़ी रही, किसी ने पीछे राब्ता नहीं किया और लाश लेने से भी जो है वालिदैन ने इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने वालिदैन से बात की तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों की तरदीद की, वो इस दौरान राब्ता भी कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि वो कोई मतलब कि उसकी एज जानना बड़ा ज़रूरी है। मतलब कि मैं यहाँ पे शाहजी एक चीज़ जो है ऐड करना चाहूँगा कि जो उसके वालिद की एज है वो तकरीबन 78 बरस है, मतलब कि वो 80 साल के करीब हैं, और जो हुमैरा असगर थी उनकी एज तकरीबन 40 या उसके करीब थी, मतलब कि 1 साल कम भी हो सकता है, 1 साल ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या एक खातून जो इंडिपेंडेंट हैं, खुद मुख्तार हैं, और वो अपने कैरियर का खुद फैसला कर रही हैं और पिछले 8 साल से कराची में जिंदगी बसर कर रही हैं, उन हालात में जहाँ पे कराची में बहुत कशीदा हालात रहे, क्या उनकी जिम्मेदारी उनके वालिद पे आयद होती है जिसकी अपनी उम्र 80 बरस है? तो मुझे लगता है कि इस केस को एक ऐसे एंगल से दिखाया गया जहाँ पे जो है वालिदैन को विलन के रूप में दिखाया गया। हालांकि ये वही वालिदैन थे जिन्होंने उसको वो खुद मुख्तारी दी कि अगर आप अपने कैरियर का फैसला खुद करना चाहते हैं तो आप कर लें। यहीं पे एक केस का मैं सिर्फ हवाला और देना चाहूंगा कि कुछ अर्सा पहले कंदील बलोच वाला केस था, जिसमें वो बहुत ज्यादा जो है मीडिया पे जो है वो रेलेवेंट थी, लेकिन उनके भाई ने उनको कत्ल कर दिया। उसमें बहुत से लोग ये कहते थे कि उसको उसके हाल पे छोड़ देते कि अगर वो कुछ करना चाह रही थी, टैलेंटेड थी, वो उसको खुद कमा लेती, क्यों उसको आपने ये किया? लेकिन इस केस में उसके वालिदैन ने उसको खुद मुख्तारी दी और ये उनके गले पड़ गई कि आप पीछे आए नहीं, आपने पता ही नहीं किया। तो हमने ये चीजें देखी। मोहतरमा जी सर,
एक तो ये फरमाइए कि ये जब ये सारा फ्लैश हो रहा है और उससे मुख्तलिफ, कोई कह रहा है वो अकेली है, कोई कह रहा है कि जनाब वो पार्टी पे जाती थी, कोई कह रहा है कि उनका फलाने के साथ ताल्लुक, अब किसी को कुछ नहीं पता कि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है उनके किरदार से लेके, उनकी फैमिली के किरदार से लेके, वालिदैन के किरदार से लेके, औरत के काम करने के हवाले से लेके, औरत के घर पे रहने के हवाले से लेके और उसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से लेके, हर चीज़ के ऊपर अपने अपनी तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक लोग सवाल जो है उठाए चले जा रहे हैं और कोई एक को बुरा भला कह रहा है, कोई दूसरे को बुरा भला कह रहा है। तो वो जो दुख है उस फैमिली का, वो कहीं भी सोसाइटी में उस तरीके से शिद्दत से नजर नहीं आता जिसके अंदर अपनी जात लोगों ने माइनस की हो। जी, ये आपने इतना ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है कि जब ऐसे कोई वाक़यात होते, ये नहीं और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो कि ह्यूमैनिटी मांगते हैं, जो आपसे हमदर्दी मांगते हैं। अब जैसे पेरेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है, जैसे इन्होंने एक डिटेल बताई, अब उनको या कोई भी बंदा इन आवर सोसाइटी एक्चुअली में देयर इज़ अ फ्रेम जो कि हम बना लेते हैं, वो किसी भी वजह से, वो अपब्रिंगिंग हो सकती है, प्री डिस्पोजिशन, सोसाइटल नॉर्म्स, तो हम एक फ्रेम बना लेते हैं कि अच्छा काम करने वाले ऐसी होती हैं, ख़वातीन ऐसी होती हैं, अगर ऐसे किसी ने बात की है, अगर वो अलग रह रहे हैं तो मस्ट बी समथिंग फिशी। तो जो वो फ्रेम हम सब बना लेते हैं सोसाइटी में और उसमें अगर कोई फिट नहीं हो रहा तो देन वी हैव अपॉर्चुनिटी कि जी हम इसको क्रिटिसाइज करें। सो देयर इज द नीड ऑफ एम्पैथी, यानी हमदर्दी की ज़रूरत है, लेकिन मिल क्या रहा है? क्रिटिसिज्म। नोबडी नोज कि उसके बैकग्राउंड में क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी बुनियादी तौर पे तो तर्ज जिंदगी डिस्कस हो रहा है ना हर तरफ। जी, तर्ज जिंदगी ही डिस्कस हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन हर कोई एक स्टैंडर्ड तो नहीं है आपका जो तर्ज जिंदगी में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर शख्स अपने मुताबिक वो जो उसके अपने फ्रेम्स हैं, जो उसके पैराडाइम्स या नजरियात हैं, ख्यालात हैं, उसमें अगर कोई चीज़ फिट है, गलत है, सही है, तो उसी को ही रीइंफोर्स करने के लिए किया जा रहा है ना बेसिकली। और ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं आप समझ लें जो सोशल फैब्रिक है उसको डैमेज कर देते हैं। यानी इसका इतना गहरा इन्फ्लुएंस इंसानी नफ्सियात पे है कि कोई हदूद नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पाते लोगों की तनकीद के डर से, और इस तरह से आप जिसको जो चाहे कहें। इसको एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा कि डिजिटल कोर्ट रूम है काइंड ऑफ, ये जो सोशल मीडिया के हवाले से है। बहरहाल द पॉइंट इज़ कि आप जिस तरह से भी तनकीद करते हैं, आपके अल्फाज किसी की शख्सियत को डैमेज करते हैं, किसी के पूरी लाइफ को इवन सुसाइडल आइडिएशन तक इंड्यूस कर सकते हैं। ऐसा क्रॉनिक और क्रिटिकल क्रिटिसिज्म जो है लोगों को। ठीक है। और एक ये बताइए कि चूंकि ये खातून थी जी, और ख़वातीन के हवाले से आप लोग बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं, बच्चियां घरों से बाहर जाती हैं, शहरों से दूर जाती हैं पढ़ने के लिए, कामों के लिए दूर जाती हैं। इस किस्म की जब खबर फ्लैश होती है और जाने बुझे बगैर, वो दुरुस्त है गलत है वो तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, और आपने उसके किरदार के हवाले से सैकड़ों तरह की आपने बातें कर दी, तो ख़वातीन के लिए स्पेस कितनी तंग होती है फिर, क्योंकि लाज़ बात है फैमिली, ख़ानदान, माँ बाप परेशान भी होते हैं, सोचते भी हैं, और फिर उनके लिए वो जो आज़ादी जो उन्हें देना भी चाहते हैं, जो समझते हैं कि ये पढ़ें भी, अपना काम भी करें, वो फिर मेरे ख्याल में बहुत सोचते होंगे अपने फैसलों के बारे में। सोचते हैं कि नहीं सोचते? डेफिनेटली ये जो सोसाइटल नॉर्म्स बन गई हैं, अनफॉर्चुनेटली है नहीं है, ये बन गई, और ये जो ख़वातीन के बारे में काम करना उनका या उनके हवाले से जो अप्रोच चाहते हैं ख़वातीन ख़ास करके चाहती हैं, वो नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि पेरेंट्स थोड़े हेजिटेट करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे पहला प्रायोरिटी है, और फिर चैलेंजेस भी आते हैं और उसमें खौफ भी आता है। खौफ तो डेफिनेटली, ये जो जजमेंट होती है ये होती है किसी इनसिक्योरिटी और खौफ की वजह से। यानी अगर हम जजमेंटल होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर मॉरल सुपीरियरिटी है ना जो आप लेना चाह रहे होते हैं। सो उस खौफ की वजह से बहुत दफ़ा ख़वातीन पोटेंशियल होती हैं, लड़कियां बहुत ज़बरदस्त ब्रेन्स के साथ होती हैं, बट उनको घर से इजाज़त इसी वजह से नहीं मिलती कि देखो इसमें ये हाल होता है, लोग क्या कहेंगे, तुम कर नहीं पाओगी, मुश्किलात हो जाएंगे। तो ये बात तो है। अब आपका अगर माइंड जजमेंटल है, जो कि मेरे ख्याल से कि इसको हम रोक शायद ना पाएं कि इतना जजमेंटल होना जिस तरह से भी, जैसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग,
लेकिन फिर भी गौर व फिक्र तो डेफिनेटली इंसान की सबसे खूबसूरत। अली, जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो फिर हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि तो आपने एक तो अभी तक खबर फाइल की ना, अब तक उस खबर के ऊपर या जो कुछ मालूमात आपके पास है उस पर आपका तबसरा अब क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये क्या हुआ? और बुनियादी तौर पे जो आपने उनके पेरेंट्स को जो आपने इंटरव्यू किया वो भी उनकी बात तो आपने लोगों तक पहुंचा दी, मगर आपका क्या एनालिसिस था उस घर में जाकर जो आपने देखा, उनके वालिदैन के हवाले से जो आपने देखा, इस पर हम बात करेंगे। और फिर मोहतरमा आपसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना, यानी कि हर घर का एक अपना फैब्रिक है, हर घर का एक अपना स्टाइल है। कुछ लोग 2 दिन के बाद रब्ता करते होंगे अपने बच्चों से, कुछ लोग 2 घंटे के बाद करते हैं, कुछ लोग 1-1 घंटे के बाद करते हैं। तो क्या कम रब्ता करने वाला बुरा ख़ानदान होता है आपस में, और बहुत ज़्यादा रब्ता करने वाले जो हैं बहुत खुश रह रहे होते हैं? इसकी कोई साइकोलॉजी जो है इस हवाले से क्या कहती है? इसका कोई ख़ास रूल भी है या ये फैमिली टू फैमिली डिफर करता है? नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं और हुमैरा असगर साहिबा के केस के और इससे जो अंदोहनाक एक हादसा था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, और उसके जो मुआशरे पर असरात पड़े हैं और पड़ते हैं इस किस्म के वाक़यात कि उस पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइला बतूल साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और अली और डॉक्टर साहबा, मैं चाह रहा था चूँकि फ़ातिमा साहबा को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, इसलिए कि फ़ातिमा एक तो वर्किंग वूमन है और फिर चूँकि ये कतर एयरलाइन में जॉब भी करती थी, तो आप फ़ातिमा बाहर जाती थी, रहती होंगी, अकेले भी रहती होंगी यकीनन, या आपके क्रू के साथ जो भी आपकी कोलीग्स होती होंगी, जो भी आप लोगों का सेटअप होता है। इस किस्म के वाक़यात जो हैं, जैसे बहुत सारे केसेस होते थे, तो आपकी फैमिली का, वालिदैन का, पेरेंट्स का क्या उसके बाद होता है कि फिर फ़ोन आते थे या फ़ोन आते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, सेफ़ हो कि नहीं हो? क्या उसके बाद आपके लिए काम करने की जो आज़ादी है उसमें कोई तंगी पैदा होती है या सब कुछ नॉर्मल रहता है? जी शाह जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि अमूमन जब लड़कियां वर्किंग वुमेन अकेली रह रही होती हैं तो लोगों को लगता है बिकॉज शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड शी वर्क्स अलोन, तो वो अपने आप को डील कर लेंगी, बट फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। मेरी तो हर फ्लाइट से पहले और हर फ्लाइट लैंड होते टाइम बाबा की कॉल आ जाती थी। ही जस्ट वांटेड टू, उन्हें होता था कि कंफर्म करना है दैट यू लैंडेड सेफली और तुम फ्लाइट पे जा रही हो, तो उससे एक बहुत हौसला भी मिल जाता है आपको कि देयर आर पीपल बिहाइंड यू जो आपको टेक केयर कर रहे हैं या आपको देखने के लिए हैं। और इस केस के हवाले से मैं अभी अली से बात भी कर रही थी मेकअप में, वी वर सिटिंग, तो वी वर डिस्कसिंग कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था उनको, जैसे वो शी वाज नॉट रियली इन टच विद हर फैमिली, बट क्या कोई भी वेलविशर नहीं था? बिकॉज जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे तो वहाँ पे एक कम्युनिटी बन जाती है ना, जब आप काम करते हो अकेले की, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, तो वो भी एक फैमिली ही की सपोर्ट होती है। तो मतलब शी वॉजंट रियली इन टच विद एनीबडी के 8-9 महीने से उन्हें कोई भी वेलविशर देखने ही नहीं आया। इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी कि मतलब कोई एक तो होता है ना आपका जो आपको पूछने वाला हो, इफ देयर इज नो फैमिली मेंबर देयर। ठीक है, मगर हम ये सवाल तो उठता है, मगर इसके ऊपर फिर हम अपनी क़यास आराइयाँ क्यों शुरू कर देते हैं? हम इन्वेस्टिगेशन का और ख़बर का, संजीदा ठोस खबर का इंतज़ार क्यों नहीं करते कि तफ्तीश जो है वो हमें बता सके कि अच्छा जी मामला क्या हुआ? ये जो बात कर रही है बात दुरुस्त है, मगर इसके सैकड़ों एंगल हो सकते हैं। जैसे कि भी आपने कहा कि भी सब कह रहे थे कि वालिदैन मैयत लेने नहीं गए, वो कह रहे हैं कि हम तो मुस्तकिल रब्ता करते रहे। अच्छा शाह जी, इसमें एक चीज़ है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब कोई भी केस जिस पे पब्लिक अटेंशन होगी, अब उसको कंटेंट चाहिए, खबर है या नहीं है, उसको कंटेंट बनाना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये लोग जो है पब्लिक की ओपिनियन को शेप करते हैं और हम लोग एक फैसला करने के बाद उसकी कड़ियाँ जोड़ते हैं। हालांकि आपको कड़ियाँ जोड़ के फैसले पे पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आप। हमारे यहाँ ये डिसाइड कर लिया गया कि फैमिली जो है एक विलन है और उसने जो है इसको डिसऑन कर दिया, कोई उसके पीछे सपोर्ट नहीं थी और पीछे उन्होंने राब्ता भी नहीं किया और उसने लाश लेने से भी इनकार कर दिया। और अगर किसी वजह से कोई खातून अकेली रह रही है, जैसे यहाँ हमारी बड़ी बहुत ही मारूफ कुछ ख़वातीन आई, बड़ी अहम बच्चियाँ, बहुत ही अहम शोबे से, और उनका मुस्तकिल अपनी फैमिली से ताल्लुक़ था, और जब वो बच्ची जाने लगी तो उसने बताया कि सर मुझे अल्ली जाना है बिकॉज मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में। तो एक तरह से वो अकेली रहती थी और वो चली गई।
तो अकेले रहने वाला कोई भी शख्स जो है वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो उसके आप किरदार के ऊपर बिल्कुल ऐसी है। अब जो हुमैरा के हवाले से इतने सीनियर सहाफ़ियों ने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मुझे उनके वालिदैन के सामने वो पूछते हुए भी शर्म आ रही थी। कुछ कह रहे हैं कि जी पार्टीज करते थे, कुछ कह रहे हैं कि इनके साथ इज्तिमाई तौर पर कुछ ज्यादती वाला मामला हुआ। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी अभी उसका जो रिपोर्ट उन्होंने बताया कि एक तो तभी मौत थी और इस किस्म का कोई मामला नहीं था, ना कोई तशद्दुद नहीं, उस पर तशद्दुद भी नहीं था, ना कोई ड्रग का इस्तेमाल था, ना कोई डिप्रेशन की गोली थी, कुछ भी नहीं। अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले ही, यानी कि दिनों पहले सैकड़ों तरह की बातें आ गई। नशे का इल्जाम लगा, फिर बताया गया कि शायद ये कोई पार्टी करती थी, कोई इस तरह के मामला थे। मैं शाह जी इनके मुझे अगर सिर्फ इतनी जा इजाजत दे दें, अब ये जो है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले ही बहुत कुछ उसके बारे में कह दिया गया है और रिपोर्ट बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है, ये क्या रवैया है मुआशरे का? सर जैसे मैं आपसे पहले जिक्र कर रही थी ना कि हम अपने ख्यालात, जिसको हम पैराडाइम या नजरियात भी कह सकते हैं, उसमें फिट ही कर रहे हैं ना। कि अगर अकेली रह रही है, हमने ये सुना, मतलब ये आप समझ लें कि कदीम नजरियात कि हमने ये सुना, या मिथ्स कह लें, अकेली रह रही है तो किरदार ठीक नहीं होगा, शोबिस से है तो आपके पास पार्टी करती होगी और ड्रग्स लेती होंगी, तो वो उन्होंने जो एक अपनी स्टोरी माइंड में जो सालों से हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो उसको सच मान लेते हैं और फिर उस फ्रेम में we really want to fit that person कि अच्छा यही हुआ होगा। इस कैफियत को क्या कहते हैं बहैसियत फर्द के या मुआशरे के? बहुत अगर एक वसी तबके की ये कैफियत हो, कैफियत तो डेफिनेटली ये जजमेंटल होना है ना। अगर हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो ये एक मॉरल सुपीरियरिटी की वांट में जजमेंटल हो रहा है बंदा। ठीक है, आप समझते हैं कि आप इखलाकी तौर पे बरतर हैं, हाँ जी, और ये शख्स जो है ये इखलाकी पस्ती का शिकार है। किसी भी तो ये नॉर्मल रवैया है? नहीं, दैट्स नॉट। इससे सोसाइटी तबाह, जैसे मैं कह रही हूँ कि सोसाइटी का फैब्रिक खराब है ना। अच्छा। जो लोग अभी एक समझदार दिमाग डेवलप हुआ ही नहीं है, जैसे बच्चे हैं या प्री टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर ये खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि दे आर लर्निंग दिस। सो बज़ाहिर ये एक खबर ही होती है, बज़ाहिर लोग समझते हैं कि फ्रीडम है, वट एवर वी वॉन्ट टू से वी अलाउ टू से, लेकिन अगर उस पर एहतियात नहीं है तो आप समझ लें कि एज अ सोसाइटी आपका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा है आपकी सोसाइटी। और एक और अभी मेरे जहन में एक बात है कि हर वो नौजवान बच्चा या मर्द, जो बच्चा है, लड़का है, जब वो सारी चीज़ें देख रहा है और कल को जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, वो बाप बनता है, वो भाई है, वो बहन है, अब सोसाइटी ने अली जी सोसाइटी उसको ये शेप अप कर रही है कि देखो जो ख़वातीन अकेले रहती हैं या काम करती हैं वो उनके साथ ये होता है या उनका रवैया ये होता है। चूंकि आपने तो एक राय दे दी उसके बारे में, अब बच्चों ने पढ़ा है, अब कल को वो एक जिम्मेदारी पे गए हैं तो फिर उनका क्या रवैया होगा अपने कोलीग्स के साथ, ख़वातीन के साथ, अपनी फैमिली में, या जहां उनकी चलती है, ये भी तो एक सवाल पैदा। बिल्कुल ठीक बात है और मिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और ये हमने अपने मुआशरे से सीखा हुआ है कि खातून अगर शोबिस कर रही हैं तो वो ठीक नहीं है, उनका किरदार ठीक नहीं है, वो अकेले ही रह रही हैं तो इसका मतलब है कि उनके बहुत से जो है लोगों से अजीबोगरीब से राब्ते होंगे, ताल्लुक होंगे, वो नशा कर रही होंगी, वो पार्टी कर रही होंगी, और वही हम जो है अपने आगे आने वाली नस्ल को भी मुंतकिल कर रहे हैं। शाह जी इसका मैं आपको एक और जो है एंगल दिखाना चाहूंगा, और मैं चाह रहा था, बीइंग जर्नलिस्ट मेरा काम है सच बोलना, भले वो हमारे मतलब कि सारी आवाम को वो जो है बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो सच रहेगा। देखें इसमें इस पूरे केस में उनके वालिदैन को बतौर विलन दिखाया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी शख्स का नुकसान हुआ, एक तो वो हुआ कि वो इस दुनिया से चले गई, लेकिन उनके जाने से अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो उसके वालिदैन है, क्योंकि उन्हीं के साथ उसका खूनी रिश्ता था। बाकी जितने कह रहे हैं जी हमारी बहन थी, हमारी शोहर थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जनाजे में भी नहीं गया, कोई जनाजे में भी नहीं गया। अगर आप इतने उसके सगे थे तो वो जब 10-12 साल स्ट्रगल कर रही थी, और स्ट्रगल भी ऐसी कि कराची अकेले रह रही है, अपने वालिदैन से वो कतई ताल्लुक करके वहां बैठी हुई है, और वहां पे उसने शादी नहीं की, यही वजह थी ना कि वो उस फील्ड में ग्रो करना चाह रही थी। आपने उसको काम क्यों नहीं दे दिया? आपको उसके इंतकाल करने के 8 माह बाद बॉडी मिलने पे आपको याद आया कि वो बड़ी टैलेंटेड थी। आपको क्या लगता है अली कि वालिदैन के ऊपर क्यों इस तरह की खबरें जो है वो चलना शुरू हुई? इसके पीछे क्या साइकी है मुआशरे की, या किस जानिब से ये खबरें जो है ये नशर की गई कि उन्होंने मैयत लेने से इनकार कर दिया? और उनका तो शाह जी मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो है ना टाइम गेम है, कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता है उस पर जो सबसे पहले थोड़ा मार देगा
वो सारी गेम उसकी हो जाएगी। मतलब कि पहले फैमिली जो है मीडिया से राब्ते में नहीं थी, वो अपना मौकफ नहीं दे रहे थे, जो चीज़ें आ रही थी वो एक पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रही थी। अब इनकी फैमिली से जब मैं मिला तो मुझे उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मजहबी तो लगी, लेकिन सेम टाइम पे मुझे वो कोई कंजर्वेटिव नहीं लगे, वो मुझे लिबरल लगे। कि मतलब कि मैंने उनके वालिद से पूछा कि क्या आपको शोबिस उनके ज्वाइन करने से कोई इशू या मसला था, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार भी नहीं किया और उन्होंने ये बात की कि जब इन्होंने शोबिस में जाने का सोचा तो हमने बतौर वालिद उसको समझाया कुछ चीज़ें कि अगर आप रात 3 या 4 बजे आ रही हैं तो कोई भी वालिद परेशान होगा और समझाएगा, और अगर आपका हुलिया या कोई इस तरह के मामलात आपको सोहबत ठीक नहीं लग रही तो वालिदैन आपको समझाएंगे। लेकिन जब उन्होंने, मैं इससे पहले से भी कहते चलूं कि ये बात का होता है कि हम सिर्फ खवातीन के हवाले से काम कर रहे हैं। बेटा भी मेरा अगर रात को लेट होता है तो मैं परेशान होता हूँ, भाई तुम आए नहीं, कहाँ हो, चूंकि ओवरऑल जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो किसी भी शख्स के लिए ऐसी है, वो लड़की हो लड़का हो सबके लिए टाइम का नहीं पता लगता। कि मुझे जैसे ही 11 बजते वाली साहब की कॉल आई थी कि कहाँ हो, कब आना है, मैं भले बता दूं कि मैं सुबह आऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, जेंडर से उसका ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बेटा भी अगर गलत सोबत में होगा, नशे कर रहा है या वो लेट आ रहा है तो वालिदैन उसको भी समझाएंगे। अब उसके बाद जब हुमैरा ने अपने वालिदैन को कन्विंस किया कि देखें आपने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, हुमैरा के वालिद चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन उसका आर्ट और हुनर देख के उन्होंने उसको एनसीए में दाखिला करवाया, और मैं शाहजी उसका जो आर्ट वर्क देख के आया हूँ वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। मतलब आपने उनके घर में देखा? मैंने उनके घर में जो उनके रूम में मेरा ख्याल है मैंने उनकी 100 से ज्यादा पेंटिंग्स देखी जो बहुत बेहतरीन बनी हुई थी। सिर्फ पेंटिंग्स नहीं, उसके अलावा वो क्लिक्स बहुत अच्छे करती थी, उसके अलावा वो इवन के लिखती भी थी, उनकी कुछ किताबें भी थी और पढ़ती भी थी। मतलब कि मैं ये तमाम चीजें वो देख के आया कि वो आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी। और इसी आर्ट को देखते हुए उनके वालिद ने फिर फैसला किया कि अगर ये डॉक्टर नहीं भी बनना चाह रही तो हम इसको एनसीए भेजते हैं, वहां पे जाके ये अपने आर्ट को मजीद जो है उसको रिफाइन करेगी। अब उसके बाद जब आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वहां पे बहुत से आपको आर्टिस्ट मिलते हैं, और अगर आप खुद भी आर्टिस्ट होंगे तो आपको उनकी तरफ रुझान ज्यादा होगा। वहां से ये फैसला करते हैं कि मैंने अब शोबिस को ज्वाइन करना है। वहां पे फैमिली की जानिब से रेजिस्टेंस आती है, लेकिन वहां पे ये नहीं था कि हुन तू फिर गई तो फिर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर आपने करना है तो ये आपका अपना फैसला होगा और आप इस हवाले से खुद मुख्तार हैं। इसमें आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा बन जाए वो भी आपका है, हम उसमें हिस्सा लेने नहीं आएंगे, और अगर इसमें आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, आपको कोई काम ना मिले, उसमें भी हिस्सेदार आप खुद ही होंगी, आप कल को अपनी नाकामी का हमारे ऊपर वो थोप नहीं सकती। और उन्होंने इसके बाद जो है शोबिस में अपनी स्ट्रगल जो भी थी पहले लाहौर से आगाज की, फिर कराची चलेगी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे इस घर के दरवाजे बंद हो गए। वो जब कभी चाहती थी वो वापस आती थी, 2-2, 3-3 माह तक उस कमरे में रहती थी। वो कमरा आज भी उन्हीं का था और उन्हीं के साथ मुंसलिक तो था। आपका तासुर ये है कि एक बैलेंस्ड, प्रोग्रेसिव और एक बहुत ही नॉर्मल किस्म के पेरेंट्स थे, या पेरेंट्स हैं उनके वालिदैन, उनकी राय मुख्तलिफ थी, वो कुछ और चाहते थे, मगर जब बच्ची ने एक इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंट की हैसियत से एक फैसला किया तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी जीना चाहो उसको जियो। और इस दौरान उन्होंने और वो आती भी थी, वो मिलती भी थी, राब्ता कितना था कितना नहीं था ये तो यानी कि वो जाने, मगर कोई भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही को दीवार खड़ी कर दी थी या बिल्कुल राब्ता खत्म हो गया। शाह जी राब्ते के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि भाई 9 माह क्यों नहीं राब्ता किया, बीच में ईद आई, ये कैसे वालिदैन है? पहले तो ये क्या ये साबित हो चुका है? सर ये एक सवाल है ना जी। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई जिनमें वो आया करती थी, यहाँ पे रहा करती थी, और इनके बच्चों के साथ तस्वीरें थी। इवन के जो उसकी हुमैरा की वालदा की आखिरी बात हुई, वो बात ये थी कि हमारे यहाँ जो जरीना जो है वहां पे जो है काम किया करती थी, 25 साल से इन्हीं के घर में रहती थी, और वो हुमैरा को ज्यादा दिखती थी। तो उनकी वालदा ने ये बताने के लिए कॉल किया कि जरीना आपा की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, और उसमें वो जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी घर के काम करने वाले का जो है इंतकाल की खबर, हर तरह की बात होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पे आती होगी और एक ताल्लुक भी जरीना के साथ होगा, तो उन्हें बताया जा रहा है। अच्छा अली, ये बताइए कि आपने चूंकि बहुत ही माइन्यूटली देखा है इसको, तो आपने सारी खबरें भी देखी होंगी, वो लोग जिनकी राय ये है कि भाई 18-20 साल के बाद आपको अपनी बच्चियों को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो जो करना चाहे करें, ठीक है ना? अच्छा, वो लोग जो है एक खातून जो कि 40 बरस की हो गई हैं, वो लोग भी वालिदैन को बुरा भला कह रहे हैं। तो आपने जैसे कि वो कंदील बलोच का जिक्र किया, तो वो लोग ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई जो भी हुआ बुरा हुआ एक चीज, और जो भी हुआ यानी कि कत्ल की तो जिम्मेदार वो नहीं हो सकती, मगर वो अकेले रह रही, जो भी फैसले थे वो उनके अपने फैसले थे, वालिदैन का उसमें क्या ताल्लुक है? तो वालिदैन को क्यों वो हिट कर रहे हैं?
असल में और वही लोग जो कि कहते हैं कि वालिदैन को आज़ादी दे देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। इसकी असल क्या में वजह है? मसला ये था, मुझे लग रहा था कि इस पूरे मामले में किसी को भी उनकी एज का अंदाजा नहीं था। मतलब कि लोगों को लग रहा था कि शायद वो 20-22 साल की एक खातून है जिसको घर वाले पता नहीं कर रहे थे। लेकिन शाहजी, अगर एक खातून 40 वर्ष गुजार चुकी हैं तो इट मींस वो एक मैच्योर खातून है, और अब 80 साल के वालिद पे जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनके पीछे आए, उनके मामला देखें, बल्कि मेरा ख्याल है उस बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वालिदैन का ख्याल करे, क्योंकि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में। तो मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज में पहले, क्योंकि बहुत से शोबिस के जो अदाकार थे उन्होंने फौरी तौर पे उनके साथ इन्फ्लुएंस भी था, पब्लिक उन्हें देखती है, उनको फॉलो करती है, वो जो कह रहे थे वो पब्लिक की ओपिनियन शेप कर रही थी, क्योंकि जो हुमैरा की असल फैमिली थी वो मीडिया से राब्ते में नहीं थी। देखें, मैंने जो महसूस किया और जिस वजह से मैं मोहतरमा को भी हमने ख़ास तौर पे मदऊ किया आज शो में, कि मैंने महसूस किया अली कि हमने अपनी तर्ज ज़िंदगी को, वो जो कह रहे हैं ना कि अपनी जो मॉरल सुपीरियरिटी है उसके मुताबिक जज किया और उसके मुताबिक किरदार के ऊपर राय दे दी। मतलब एक तबका जो ये समझता है कि ख़वातीन को काम करना चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए अपने प्रोफेशन का इंतखाब करने की, इख्तियार की, अकेले रहने की, जैसे भी चाहे वो रहना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वालिदैन को हिट किया कि जनाब ये देखिए वालिदैन जो हैं ये आज़ादी नहीं देते और ये नहीं करते और वो नहीं करते, और उसको हाल बावजूद इसके कि उन्होंने आज़ादी दी हुई थी, ठीक है ना। और दूसरा तबका जो ये समझता है कि नहीं भाई, जब आप ख़वातीन जो हैं वो निकलती हैं और अकेले रहती हैं या इंडिपेंडेंट काम करती हैं तो वो उसको मुनासिब नहीं समझता है हमारे माशरे में। आप जानते हैं उन्होंने जनाब ये कहा कि साहब ये तो बहुत ही मामला ख़राब है, और देखिए जो भी निकलेगा उसका अंजाम होगा। तो आप वो देखें कि कितनी पोलराइजेशन में मुझे लगता है कि उसने इस हवाले से जो इखलाकी तौर पर पोलराइजेशन है माशरे में उसको बहुत गहरा किया है इस किस्म के वाक़यात ने। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि दोनों ही सूरतों में, यानी एक तबका ये कह रहा है कि वालिदैन को आज़ादी देनी चाहिए, यानी या बच्चे चाहते हैं कि जी हम अपना आज़ादी लेना चाहते हैं और हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो रोक रहे हैं, तो वो और तरह से सपोर्ट करेंगे। इसमें जो मैं इनकी बात सुन रही थी कि पेरेंट्स को जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम दिया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से अगेन वही जजमेंटल माइंडसेट की बात आती है। इस एज में एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि रिएक्ट करने की बजाय रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि जो भी तर्ज ज़िंदगी आप दें, यानी अगर आप इंडिपेंडेंट लेवल में जाते हैं, आप बच्चों को ये आज़ादी देते हैं कि जी आप जो करना चाहें करें, या आप समझते हैं कि नहीं बच्चों को पेरेंट्स के साथ या इस सोसाइटी में ऐसे काम नहीं करना चाहिए, मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रही हूँ। सो दोनों ही सूरतों में ये जो आज़ादी का वर्ड है इसको ज़रा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप हदूद में ना रहें। देयर आर सर्टन लिमिटेशंस वी ऑल हैव टू हैव। अब वो एज जितनी भी हो, देयर आर सर्टन लिमिटेशन। अब आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स हयात ही नहीं है, लिमिटेशन तो उनके लिए भी है। सो मुझे ये लगता है कि हमें इस बात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय कि जजमेंटल होकर और कोई फैसला सुनाने की, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर जॉब एज अ सोसाइटी, कि ये तो जो लोग लॉ हैंडल करते हैं उनका काम है। वी आर नॉट हेयर टू जज ना। लेकिन चूंकि इस बारे में एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे अगर कोई मैं फीडबैक देना चाहूँ तो वो ये है कि जो भी कमेंट आप करें, अब वो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हो, सोशल मीडिया से, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, सो अपने अल्फाज, अपना जो नज़रिया है उसको इस अंदाज से बताएं कि आपके अल्फाज किसी की ज़िंदगी को एंशियस कर सकते हैं। अब मैं जो अभी इन्होंने बताया उनके पेरेंट्स का, तो वो ना चाहते हुए भी खुद को कसूरवार ही समझ रहे होंगे। एक दूसरे कोई भी शख्स जो है बहुत सारे रिश्तों से जुड़ा होता है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बहनोई हैं, ख़ानदान हैं, दोस्त अहबाब हैं। अगर आप उसको इतना मतून कर देंगे, उसको इतना बदनाम कर देंगे, जबकि आपको कुछ पता भी नहीं है कि उसने क्या किया। अगर फर्ज करिए अली ये सब कुछ किसी शख्स पे साबित भी हो जाए, तब भी आपको इतनी रियलाइजेशन होनी चाहिए किसी पढ़े लिखे माशरे में, कोई कह सके कि भाई उस शख्स का फेल है
बाकी खानदान का या माँ बाप की, उसकी तो कोई इसके ऊपर वो नहीं है, वो एक एडल्ट है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ देखा जाए तो मुआशरे में पहले ही बहुत से मसाइल हैं, ख़वातीन को उस तरह से जो हकूक़ हासिल नहीं है, लेकिन जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें जब आप इतना शोर में चाहते हैं तो जो वालिद कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होता है कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ स्पेस देनी है, वो डर जाता है। वही जो हमने बात और वो फिर इस चीज़ को बतौर एग्जाम्पल यूज़ करते हुए अपनी बेटी को कहता है और वो नहीं, बच्चे भी जो आज देख रहे हैं, जब कल को इवन खवातीन भी जो आज देख रही हैं, खवातीन भी मर्द भी, जब वो इन पोजीशंस पे पहुंचेंगी कि उन्होंने अपने घरों के फैसले करने होंगे या उनके फैसले से ये तय होगा कि किसने क्या करना है, तो उनके पेश नज़र भी इस किस्म की खबरें और Influence चीज़ें जो करेगा। हैं वो सारी के सारे रहेंगे। ये उसका नुकसान है। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस, छोटे वक्त के बाद वापस। और फिर खुशामदीद। अली ये बताइए, जिस तरह से रिपोर्ट किया गया, जब हम ये कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि भाई 9 महीने पुरानी एक मैयत है, डेड बॉडी है, लाश है, 3 महीने पुराना एक केस है, या एक मर्डर हो गया और बहुत ही बेदर्दी से किसी शख्स को कत्ल किया गया, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि भाई कत्ल किया गया और ये यहाँ ज़रबें लगी हैं, एक चीज़, या खुदा न खास्ता किसी के साथ अगर कोई किसी नौयत की ज़्यादती हो गई है, वो आपने रिपोर्ट कर दी। लेकिन अगर 9 महीने पुरानी लाश के बारे में आप उसकी तमाम तर जुजियात भी बताना, क्या ये ज़रूरी होता है इसको रिपोर्ट करना? अच्छा शाह जी, जैसे कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब बहुत से लोग बहुत से इदारों के साथ एसोसिएट तो होते हैं, वो कोई रिपोर्टर है, वो कोई एंकर है, वो कोई भी है। अब इशू ये है कि जो नेशनल मीडिया था वो तो अपना किरदार बिल्कुल ठीक से निभा रहा था कि अगर एक चीज़ उस हवाले से पुलिस ज़राए आप तक पहुँचा रहे हैं, जी ये हमने जो पोस्टमार्टम किया उसकी रिपोर्ट है, तो उसने तो ब्रेकिंग देनी है, क्योंकि वो सारा दिन हर मामले पे जो भी रेलेवेंट है, जो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, जो स्टोरी डेवलपिंग स्टोरी है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो 1-1.5 मिनट में बता देगा जी बॉडी की हालत ये थी और एग्जामिन किया गया, ये मामला थे। अब वो जो कुछ यूट्यूबर्स हैं या कोई बहुत से ऐसे लोग जो सहाफ़ी हैं और साथ उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, अब वो वहां पे आके उसकी तफसील जब बताना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ जो है सनसनी भी डालनी पड़ेगी कि जी उनके जो है ये टखनों से या घुटनों से मांस उतर चुका हुआ था या नाखून टूट गए हुए थे। वो जितनी सनसनी फैलाएंगे उतने लोगों के इमोशंस साथ जुड़ेंगे। और आपको बता रहा हूँ कि जब आपको ये पता लग जाता है कि फलां केस पे पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है, पब्लिक अटेंशन ज्यादा है और लोग इसके हवाले से तजस्सुस रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप तो ये भी नहीं देखेंगे कि आपके पास कोई खबर है या नहीं खबर, आप अपने दिमाग से कोई बना के कहानी वो सुना देंगे। अब तो फिर अगर आपके पास किसी सोर्स से आ गया कि जी ये रिपोर्ट थी या हालत ये थी, इवन के लोग, मैंने देखा कि जो भी वहां पे रजाकार थे जिन्होंने उनकी बॉडी को वहां से हॉस्पिटल मुंतकिल किया, उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं कि जरा बताएं कि वहां पे हालात किस तरह के था, माहौल किस तरह का था, स्मेल किस तरह की थी, उनकी बॉडी की हालत क्या थी। वो जितनी सनसनी फैलाएंगे उतनी जो है पब्लिक अटेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, लोग मजीद जो है वो सीख पाओगे और जिसको विलेन के तौर पे दिखाया जा रहा है उस पर और गालियां निकालेंगे। तो होता यह है कि जब आपको पता है कि जितने लोग जो है इंगेज होंगे उतने आपके व्यूज बढ़ेंगे, उतना आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रेंथन होगा और उसकी मद में आपको डॉलर्स आएंगे, तो आप फिर ये वाला जो एलिमेंट है कि जिसमें आप ये सोचें कि मास्टर पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर किसी केस में फर्ज कर लीजिए, जैसे बहुत कुछ होता रहा है ना इस मुल्क में, किसी ने ड्रिल कर दिया जी किसी के घुटने में, टखने में ड्रिल कर दिया, किसी ने 2 जगह से काट दिया, किसी ने अंगूठा काटा और फर्ज कर लीजिए उंगली काट दी। अच्छा ये खबर तो चलिए समझ में आती है, मगर एक डेड बॉडी जो है उसने, लाज़िम बात है कि जो भी शख्स इस दुनिया से चला गया है उसने तो उसकी तो शायद मेरा ख्याल है कि 8 माह पुरानी लाश बता देने का मतलब है कि एक आपके काफी में है। वो तो आप खुद ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि आपको इतनी तफसील में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपको ये बहरहाल देखना पड़ेगा कि आप मुआशरे पे क्या जो है असरात छोड़ रहे हैं। देखें यहाँ पे एक कैमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो आपको बताया गया कि आपने खून नहीं दिखाना, आपने फलां चीज इस्तेमाल नहीं करनी, यही मैं सोशल मीडिया पे ये नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस पर अगर आप वेपन दिखाएंगे तो आपके प्लेटफॉर्म को उड़ा देंगे। तो वो उससे डरते हुए वेपन नहीं दिखा रहे, वरना ये वेपन चला के भी दिखा देते, ये लोगों का खून गिरा हुआ दिखाते, लोगों का कटा हुआ जिस्म भी दिखाते। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से कुछ इन्होंने बाउंड्रीज रखी हुई है, वरना अगर वो निकल जाए तो ये आपको पता नहीं क्या क्या है। अब ये फरमाइए मोहतरमा कि अब ये खवातीन भी देख रही हैं, एडल्ट्स भी देख रहे हैं, सीनियर जो सिटीजन्स हैं वो भी देख रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चा आपका 6-7 साल का है, 8 साल का है, अब तो 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चों के पढ़ाई की भी ऐसी मजबूरियां हैं कि टैबलेट्स उनके पास हैं, उसके बाद फ़ोन उनके पास हैं, और ये इनका ये है कि बहुत सारे बूस्ट लगाते हैं। बूस्ट करना क्या उसे कहते हैं? बूस्ट भी है, लेकिन आप कोई भी नई चीज करेंगे या तो वायरल, मतलब ये आ जाती है, ये हर बच्चा देख रहा है, आप बहुत अच्छा काम करें या आप बहुत बुरा काम करें। मैं जानना चाहता कि वो ना भी देखना चाहे बच्चा तो अमूमन उसके सामने भी ट्रेंडिंग कुछ भी चल रहा है वो आपकी आ रहा है, ट्रेंडिंग हो गया। अब इस किस्म की जब डिटेल आती है,
एक 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल तक के बच्चे के पास भी उसके क्या असर, किस किस तरह के असरात उसकी नफ्सियात और उसके बिहेवियर पर पड़ेंगे और उसके रवैये पर पड़ेंगे जो आने वाले दिनों में? असरात तो डेफिनेटली इसके बहुत ही मनफी होते हैं। मतलब एक लफ्ज़ तो मैं आपसे ये शेयर करूं कि बहुत सारे लोग जो भी देखें, जिससे भी ये बात सुनी, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों का अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि देखो माँ बाप से अलग रहेगी तो यही कुछ होगा, अब इस एक जुमले में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि वो ये कहेंगे कि जी माँ बाप के साथ रहना मीन्स माँ बाप के साथ बिल्कुल आप घर में, विच इज़ नॉट बैड फॉर द सर्टन फैमिलीज। लेकिन अगर कोई पोटेंशियल है भी उस बच्चे के अंदर तो वो बिल्कुल भी अनकवर नहीं हो सकती। सो बच्चों के सोचें फिक्सेटेड हो जाती हैं। यानी अगर ऐसे असरात सोसाइटी में इस तरह से इंफॉर्मेशन बगैर किसी फिल्टर के आपके सामने आती है, ये तो आप मुस्तकिल एक बम्बार्डमेंट है इस किस्म की खबरों की, तस्वीरों की। और जो 4 से 5 साल की उम्र में जो नज़रियात या जो अपब्रिंगिंग में हम ख्यालात बनते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, बुक्स ये कहती हैं। अब वो जो टीन एजिंग में बनते हैं तो वो चेंजेबल है। सो ये जो पैराडाइम 5-6 साल की उम्र में बन जाते हैं आप, वो चेंज नहीं हो सकते आपके। अली, जो हम बात कर रहे थे कि आपने जो आपका तबसरा और तज्जिया रहा है सारे मामले पे फैमिली से मिलने के बाद और जो कुछ आप देखते रहे, जो कुछ आप रिपोर्ट करते रहे। शाह जी, मैंने जो इसमें देखा, एक तो वो ये था कि मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है, बल्कि मैं इस हवाले से कोई हदीस भी पढ़ रहा था कि आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ना करे कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो वो कई दिन तक किसी को नहीं पता लगेगा, या फ़र्ज़ करें आपको फौरी तौर पे कोई इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ जाए कि आपको किसी ने फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, अगर कोई है ही नहीं तो उसको पता ही नहीं लगेगा। और आपके पास ये जो चांस होगा जब आप ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे होते हैं तो आप एड़ियाँ रगड़ के अपनी जान देंगे, लेकिन आपको कोई वहाँ पे रेस्क्यू करने वाला नहीं होगा। अब इस मामले में मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोगों के सवाल होते हैं। कुछ तो एक होता है कि कुछ एप्रिसिएशन होती है, कुछ तनकीद होती है, लेकिन कुछ बड़े जेन्युइन सवाल होते हैं। इस पूरे केस में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फिर भी 8-9 माह एक बहुत लंबा अरसा है किसी फैमिली का कि जिसमें उन्हें राब्ता करना चाहिए था या उन्हें तशवीश होनी चाहिए थी। उसमें शाह जी मैं इस हवाले से काफ़ी दिन से मुख्तलिफ एंगल से सोच रहा था, तो मैंने ये महसूस किया कि देखें कि चलें वालिदैन शोबिस की वजह से कुछ दूरियां थी या उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, खफा भी थे, कोई या उसको बिल्कुल किसी फैमिली खफा हो जाते हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अब ये जो भी कर रही है हमारे लिए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम टीवी भी नहीं देखते, उन्हें उसके कोई प्रोजेक्ट का भी नहीं पता। लेकिन उनकी बेटी तो थी, मतलब कि जब वो इंतकाल कर गई कोई बचपन की कोई मेमोरी कि उसको उंगली पकड़ के चला रहे हैं, बहरहाल ये तो वालिदैन ने ही महसूस किया। मैंने ये देखा कि हुमैरा का शायद जो अपना एक सर्कल था वो भी नहीं था। इससे मुझे ये महसूस हुआ कि शायद वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी की मालिक थी जिसमें वो बहुत ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देती थी। क्योंकि देखिए, अगर आप 8 साल से कराची जैसे शहर में रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं और आपकी फैमिली से भी आपकी कुछ दूरियां हैं, तो आप अपना एक सपोर्ट सर्कल जरूर बनाते हैं। कोई एक दोस्त, कोई एक रिश्तेदार, कोई आपका एक फैमिली सर्कल होता है जिसके घर आप जाते हैं, वो आपके घर आता है। क्या उसको भी महसूस क्यों नहीं हुआ? लेकिन अली, उसमें एक चीज और भी है कि जिसे कहते हैं ना हतमी रिपोर्ट। जी जी। और पुलिस की भी हतमी रिपोर्ट आप जानते हैं कि उसके ऊपर कितना कोई यकीन किया जा सकता है। जो हमारा तफ्तीश का सिस्टम है, जो हमारे वसाइल का भी शायद मामला है, हतमी रिपोर्ट आने तक हम कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अच्छा, दोस्त अब आप भी अगर रब्ता करते हैं, कज़न भी अगर रब्ता करते हैं, और उसके बाद आप अगर कोई काम वाम नहीं है किसी का आपस में, रोज़ मिलते जुलते नहीं है, तो लोग रब्ता करके छोड़ देते हैं कि ठीक है यार अपनी ज़िंदगी में कहीं बिजी होगा, वो अपनी ज़िंदगी में लोग बिजी रहते हैं। लेकिन शाह जी इसमें एक एलिमेंट है कि फर्ज करें कि मैं अपने एक दोस्त को महीने में 15 बार मिल रहा हूँ और फिर मैं उसको नहीं मिल रहा और उसको पता है कि इसकी यहाँ पे फैमिली नहीं रहती, तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे पहले तशवीश में आएगा, क्योंकि मैं उससे रोज मिल रहा था, उसको मेरे मामला घर वालों से ज्यादा बेहतर पता है। घर वाले तो कोई दोस्त नहीं थी उस तरह से। मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि अगर तो होता तो वो कहीं ना कहीं तो बात करता, क्योंकि उसको सबसे पहले इनकी एब्सेंस महसूस होनी थी और उन्हें पता था कि शोबिस के क्या मामला था, क्योंकि अपने घर वालों के साथ शोबिस की कोई एक्टिविटी शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो ना तो सपोर्ट करते थे ना उस फील्ड में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने दो तरह की, मैं तो देख रहा था ससरी को खबर आ गई, देख ली, कहीं से कोई चीज आएगी तो उसको पढ़ लिया। अब किसी ने कहा कि भाई वो पड़ोसियों का भी फर्ज बनता है, तो अगर ये खातून अगर अकेली रहती हैं किसी जगह पे और पड़ोसी जाके अगर कोई
पूछना। ख़वातीन की अपनी जो घरेलू ख़वातीन उनकी अपनी ज़िंदगी है, जो वर्किंग वुमेन उनकी अपनी ज़िंदगी है, और अगर किसी अपार्टमेंट में 8, 10, 15 लोग रह रहे हैं तो ये लाजमी तो नहीं है कि वो सारे के सारे मिलते भी हों और वो भी करते हैं। एक दूसरी ये है कि अगर कोई शख्स जाके पूछना शुरू कर देगा, उसके अपने मसाइल हैं, वो भी मुमकिन नहीं है कि कोई अजनबी आदमी जो है वो नौकर के पूछे कि जी आप 10 दिन से नजर नहीं आए। हमारे यहाँ एक तो इसको कैसे देखते सबसे हैं? बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ फर्ज करें कि अगर किसी का बहुत कोई सीरियस किस्म का जो है हादसा हो गया और वो बिटवीन लाइफ एंड डेथ है, हम उसको सिर्फ इसलिए रेस्क्यू नहीं कर रहे होते कि पुलिस से कौन निबड़ेगा। यहाँ पे अगर फर्ज करें गार्ड को या हमसायों को कहीं महसूस हो भी रहा था तो उसको ये था कि अल्लाह ना करे अंदर से कुछ ऐसी चीज निकल आती है तो पुलिस को ये कौन बताएगा कि भाई मैं इंगेज नहीं हूं, मैंने अगर रिपोर्ट कर दिया तो मैं तो फिर, और उसको फिर ये लगता है कि खाने के चेहरे के चक्कर, और हर शख्स उससे बचना चाहता है। और इनकी फैमिली को ये महसूस हो रहा था कि एक लंबा अरसा हो गया, क्योंकि देखें शाहजी 8 साल पहले जब वो गई, उस दौरान जब शुरू के दिनों में उन्होंने जिस दौरानिये से कॉल की वो उनका कल्चर बन गया। फर्ज करें कि जब वो कराची शिफ्ट हुई, उन्होंने पहली कॉल 15 दिन बाद अपने वालिदैन को की, तो ये 15 दिन वाला एक कल्चर बन गया जो वो 8 साल तक चला होगा। ठीक है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसमें फिर डिले ज्यादा आता है। अब इस केस में ये था कि फैमिली को महसूस तो बहरहाल हो रहा था, क्योंकि इस दौरान इनकी फैमिली एक और सीरियस नौयत के मामले से गुजर रही थी कि इनकी भाभी की डिवोर्स हुई। ये बड़ा एक अहम मामला था। ये वो भाभी की डिवोर्स हुई जो कि 11 साल से इनके घर में, मतलब कि ये 11-12 साल का रिश्ता टूटने जा रहा था। मतलब कि अगर आपके घर में इतनी मेजर चेंजिंग हो रही है तो वो भी आप राब्ता करके बताना चाहते हैं। फिर रमजान आया, फिर ईद आई, आप राब्ता कर रहे थे, उस दौरान राब्ता नहीं हो रहा था, तो घर वालों को शायद ये लग रहा था कि शायद ये आउट ऑफ कंट्री गई हुई है, क्योंकि वो नॉर्मली जाती थी और इतना डिले नॉर्मली आता था 5 माह, 4 माह, 6 माह, के कोई पता नहीं रहता था। वो फिर आती थी और वो खुद कॉल करती, खुद राब्ता करती थी और बताती थी कि मेरी ये मसरूफियत थी। अब जब फैमिली को तशवीश हो भी रही थी तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो सकता है, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ इससे पहले इस नौयत का हादसा पेश नहीं आया था। और चूंकि वो कराची पहले कभी भी नहीं शायद गए हुए थे, तो उन्हें इस हवाले से आइडिया नहीं था कि हम क्या करें। और आपको पता है कि बीइंग एक मिडिल क्लास फैमिली, हम नॉर्मली हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हमें पुलिस थाने की चहरी ना जाना पड़े, क्योंकि एक तासुर ऐसा बना हुआ है कि हम कोशिश करते हैं कि यार इससे बाहरी मामला सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये फरमाइए कि नॉर्मल बिहेवियर जो नफ्सियात, मेडिकल साइंस, इंसानी तजुर्बा, आपकी किताबें इंसानी तजुर्बे से कशीद की गई जो किताबें हैं, वो क्या कहती हैं कि वालिदैन को पाकिस्तान जैसे मुल्क में और ओवरऑल दुनिया में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम बात करते हैं, कितना राब्ता आपस में जब इंडिपेंडेंट हो जाएं बच्चे, एडल्ट हो जाएं, तो उनसे लाजमी रखना चाहिए नॉर्मल एक, और अगर खफगी भी हो जाए तब भी कितना राब्ता रखना चाहिए। काश हम अपने दीन से सीख सकते। मुझे यहाँ पे याद आया, अली ने भी बात की, आप देखिए दीन से दूरी की ये सारी चीज़ें अगर हम उसको ठीक तरीके से समझ लें, उसमें सारी आज़ादियाँ भी हैं और सारा अमन भी है और सारी खुशहाली, उसमें कोई किसी नौयत की पाबंदी नहीं है। आपने सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करना है और सारी जहान आपके लिए खुला है। मुझे याद आया आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा फलसफा ये है दीन का कि 3 दिन से ज़्यादा आप अपने भाई से भी नाराज़ नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे कुछ आके आपका सगा हो, हम तो ये समझते हैं, मगर बहरहाल साइकोलॉजी क्या कहती है? सर साइंस भी ये कहती है। अच्छा। कि इस वक्त रिसर्चेज ये बता रही हैं कि लॉन्जेविटी का सबसे बड़ा फैक्टर कनेक्शन है, ठीक है, रिलेशनशिप है। यानी आप किसी से डिस्कनेक्टेड होंगे जी, तो जी। आप लोनलीनेस में जाएंगे और वो इटसेल्फ एक डैमेजिंग है। ठीक है। यानी वो उसमें किसी किस्म की कोई और चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर वालिदैन और बच्चों में कोई खफगी हो भी जाए तो आप क्या एडवाइस करेंगी कि अच्छा जी भले कितनी नाराजगी क्यों ना हो जाए, इससे ज्यादा आपने देर आपने ये नहीं होना कि राब्ता आप ना रखें, क्या मशवरा देंगी आप? सर राब्ता तो बिल्कुल भी कतई नहीं करना चाहिए। नहीं मैं करना यही चाहिए। आपसे बात कर रही ठीक हूँ। है। खफगी है, आप उसको बयान करें कि देखें आपके ये एक्शन या आपका ये सोच, इससे हमारा ये अब तो राब्ता किसी सूरत नहीं तोड़ना चाहिए, किसी सूरत नहीं तोड़ना ठीक चाहिए, है। किसी भी सूरत, चाहे वालिदैन रखें या बच्चे रखें, राब्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और दरमियान में जो खफगी है या जो भी आप उसको कहें, दरमियान में खिंच है रिश्ते में, जो उसको सॉल्व करना चाहिए। ह्यूमन साइंस साइकोलॉजी ये कहती है, क्योंकि अगर आप अपने तौर पर अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो वो कोई साइंस से रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। यानी मैं अब इस पे कोई ये बात नहीं करी कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है उसके लिए कनेक्शन और ख़ास कर के रिश्तों से जुड़े रहना उसकी नीड है।
एज जैसे खाना और नींद हम सबकी नीड है। आपका क्या इस सारे के ऊपर देखिए राब्ता कम्प्लीटली मुनक़ता नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक और छोटी सी मैं बात कहूँगी, जैसे मैं जब इदारे के साथ बाहर काम कर रही थी तो हमारी वेल बीइंग के लिए भी एक इदारे के अंदर बनाया गया था कि इन केस लड़कियां अकेली रह रही हैं और उनकी फैमिली का उनके साथ इन टच नहीं है, तो अगर 3-4 दिन से हमने सिक किया है या फ्लाइट पे नहीं गए तो वो इदारा हमसे राब्ता करता था कि आर यू ओके, यूर मेंटली और फिजिकली आप यूर ठीक है। तो केपेबल। दुनिया समझती है अगर आप अपनी फैमिली से 4 दिन भी राब्ते में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके बिहेवियर पे उसके असरात आएंगे। बिल्कुल। सो इसका मतलब है 3-4 दिन से ज्यादा आपको अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। यस, जो हमें समझ में आ रही है। डिस्कनेक्ट है भी तो जैसे हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, देयर हैज टू बी सम इदारा जो उनकी वेल बीइंग को अब इसके बाद मेरा ख्याल है देखे कि इफ फ्यू आर्टिस्ट दे आर नॉट इन टच विद देयर ठीक है, तो फैमिली। इदारों को भी देखना चाहिए, इंडिविजुअली भी। हाँ जी। कोई भी हर किसी भी तरीके से, या अगर आपस में वालिदैन और औलाद के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं खानदान में जो ये कर सकते हैं कि भी उनको मिलाएं और उनसे कहें कि भी एक दूसरे के रब्ता करें, उसको रंजिश को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। और यही खानदानी निज़ाम की ब्यूटी थी, देखिए, जिसको आज भी हम कहते हैं कि यही खानदानी निज़ाम का एक हुस्न था। मैं आखिर में अली आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि नेगेटिव जो इसके असरात मुआशरे पर पड़े और पड़ रहे हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए, इससे सीख क्या सकता है मुआशरा? मेरा ख्याल है कि हमें इससे ये सीखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा मतलब कि कोई भी कैरियर चुनना चाह रहा है, एक तो आप उसको उसमें आज़ादी दें, भले आप जो है मेंटली तौर पे उस फील्ड को बहुत नहीं समझते या बहुत बेहतर नहीं समझते, कम से कम आप अपना जो एक वालिद और औलाद वाला रिश्ता उसको मुनक़ता ना करें। आप भले उसमें उसको सपोर्ट करें, मशवरा दें या ना दें। आप इसमें कहना चाह रहे हैं कि भले आप खफा भी हो मगर राब्ता ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये जरूर पूछें कि आपको किसी किस्म का कोई मसले का कोई सामना तो नहीं करना पड़ रहा। होता क्या है कि अगर आप उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, वहां पे अगर उसको किसी भी किस्म का कोई मामले का सामना करना पड़ रहा है, वो कोई हरासमेंट है, कोई जो है टॉर्चर है, वो कभी भी अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पहले इस फील्ड को बहुत अच्छा नहीं अहम बात की आपने। और अगर वो अपने वालिदैन से नहीं कर पा रहा और उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम इसके अलावा मौजूद नहीं है, तो वो उसके अंदर ही जहर जो है बढ़ती रहेगी और वो फिर मेरा ख्याल है कि मजीद नुकसान की तरफ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया और अगला भी इस कदर मैच्योर है कि अपने खुद फैसले कर सकता है, और आप तो जाहिर सी बात है कि उसको सारी उम्र एक बच्चे की तरह से देखेंगे, तो आप औलाद और वालिद वाला या वालदा और औलाद वाला रिश्ता कायम रखें। बाकी जो मामलात हैं उसका नफा नुकसान को खुद देखें। और यही बात औलाद पे भी तो सादिक आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको भी चाहिए कि भाई ठीक है कुछ भी है, और अगर वालिदैन ने खफगी से भी इजाज़त दी है तो उसका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपना राब्ता जो है वो रखे, उन्हें मनाने की कोशिश करे, उन्हें बताए कि ठीक है मेरी ये ज़िंदगी है, मैं ऐसे सोचता हूँ या ऐसे सोचती हूँ, मगर आपका एहतराम, आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, आपका जो रिश्ते की जगह है वो मेरे लिए बरकरार है, इसलिए मैं बार बार आपसे राब्ता रखता हूँ या रखती हूँ। उसका भी तो फर्क है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर हमें ये पता हो ना कि जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं एक दिन कहीं मीडिया पे आनी है तो हम बहुत अच्छी गुजारें। ये जो लोग ये कर रहे थे, जो भी इनका फैमिली सिस्टम था, ये सोच के नहीं कर रहे थे कि एक दिन ये सारी चीज़ें नेशनल मीडिया पे डिस्कस हो रही हों। और हर घर का अपना जो एक सोशल नॉर्म है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो उन्हें ये नहीं पता था कि जो मेरा बेटी के साथ रिश्ता है या बेटी का वालिद के साथ रिश्ता है या हमारे घर के जो मामला था एक दिन नेशनली डिस्कस होंगे। अगर एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि अगर हुमैरा असगर इस वक्त हयात होती या कहीं पे बैठ के वो ये पूरे सिनेरियो को देख रही होती तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होती कि उनके इंतकाल पे एक तो वालिदैन को जो दुख मिला, ऊपर से उनके वालिदैन को पूरी दुनिया तनकीद भी कर रही है, जलील भी कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुमैरा असगर के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वो बहुत खुश नहीं होगी कि मेरे इंतकाल पे मेरी फैमिली सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बन रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे ये देखना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उससे भले आपको कुछ व्यूज या पैसे तो मिल जाए, लेकिन उससे अगर किसी की भी जिंदगी में कोई डैमेज आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि आपको सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमाला बतूल साहिबा। और नाज़रीन, एक चीज़ जो बहुत सारे इसके पहलू हैं, एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, वो फराज साहब का शेर मुझे याद आता है कि आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। चाहे कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो आपका अपने प्यारों से, और चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में आपका मज़हब छोटा है या बड़ा है, मगर आपको उस रिश्ते को कायम रखने के लिए राब्ता जो है वो उस्तवार रखना चाहिए हर सूरत में। गिले शिकवे अपनी जगह, मगर राब्ता जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। राब्ते रखने से बेशुमार मसाइल से सब के सब लोग जो हैं वो बचते हैं, रंजिशें दूर होती हैं, इंसान महफूज रहता है और राब्ते से
जो दूरियां पैदा हुई होती हैं उनको अल्टीमेटली करीब करने में मदद मिलती है। सो बुनियादी चीज़ जो एक चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह समझ में आती है वो ये है कि हर सूरत में एक दूसरे से राब्ता जो है वो रखना चाहिए, उसको किसी सूरत में भी टूटने नहीं देना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और अल्लाह ताला ये जो गरीब फैमिली है इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इनको इस मुश्किल से निकाले। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।